हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स से मेरे को एक रिक्वेस्ट था कि आयनिक इक्विलिब्रियम का एक शॉर्ट वीडियो चाहिए ताकि रिवीजन हो जाए। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत लोगों से नहीं बनते, तो बहुत लोग उसको लीव कर देते हैं कि चलो छोड़ देंगे इसको, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज एक बेयर मिनिमम रिवीजन से आपके आयनिक इक्विलिब्रियम का जो नीट में 2 क्वेश्चंस आएंगे वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो फॉलो करते हैं इस मतलब बेसिकली चैप्टर को, और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें बिल्कुल टच करना चाहिए और जो कि इजी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ने से भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का होगा जिससे क्वेश्चंस आ सकता है वो है बेसिकली एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस से। एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। तो जो सब्सटेंसेस एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकती है उसको हम बोलते हैं ये एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। उसका जो कॉमन क्वेश्चंस आता है वो इन 3 कंपाउंड्स में आता है, दैट इज H3PO4, H3PO3, H3PO2। ये जो 3 एसिड्स है इससे ही एम्फीप्रोटिक वाले क्वेश्चंस आते हैं। जितने बार भी आया है तो अच्छे से देख लेना। इसका जो है तीनों हाइड्रोजन मतलब बेसिकली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। एन फैक्टर 3 होता है, इसकी एन फैक्टर 2 होता है, इसका एन फैक्टर जो होता है 1 होता है। मतलब ये सिर्फ 1 हाइड्रोजन ही दे सकता है। तो क्वेश्चन में कैसे फंसाएगा, एक हाइड्रोजन देने के बाद ये बनाएगा H2PO2 माइनस। अब पूछेगा क्या ये एम्फीप्रोटिक है, तुम लोगों को दिखेगा कि माइनस साइन है, मतलब H तो ले सकता है, तो बेस तो बन गया, और H दिख रहा है इधर पे तो ये एसिड भी हो सकता है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, मिसकंसेप्शन नहीं बोलूंगा। एज देखते ही हमें लगता है कि ये तो एच दे देगा, तो इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, अगर यही चीज इसमें दे देता कि H2PO3 माइनस, ठीक है, अब देखो इसने एक H अपना लूज कर दिया, लेकिन इसमें तो 2 H लूज करने लायक है, तो फिर से एक H लूज कर सकता है। ठीक है, तो ये एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस की तरह काम कर सकता है। तो पहला टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चंस आयनिक इक्विलिब्रियम के आ सकते हैं वो है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस का। समझ में आ गया। दूसरा, चैप्टर को शुरू करने से पहले ही, चैप्टर को रिवीजन करने से पहले ही सब लोग एक काम कर लेना कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कौन से वीक एसिड है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस है और कौन कौन से वीक बेसिस है। जहां से भी मिले एक लिस्ट कर लेना। उतना जिसको आइडेंटिफाई करना आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस और कहां से आएंगे। पहली बात तो ये हो गया एम्फीप्रोटिक वाला। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जितने जहां से भी मिले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिले, इनऑर्गेनिक से मिले, फिजिकल से मिले, लिस्ट डाउन करके बैठ जाना और हर एक दिन 5 मिनट दे देना उस पेज को रिवाइज करने में कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये वीक बेसिस है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन बेस के तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना पड़ेगा, ये हर जगह काम देगा। तो एक पेज ऐसा जरूर बनाने ला जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का परफॉर्मेंस मतलब बेसिकली लिस्टिंग हो जाए। ठीक है, सब लोगों को एक शॉर्ट चीजें फिर से बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चंस फॉर्मूला जहां से आएगा, केसेस कैसे कैसे स्टार्ट होगी। तो केसेस में देखो एकदम रिवीजन में केसेस बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में पीएच पूछते हैं। पीएच मतलब बेसिकली H प्लस का कंसंट्रेशन पूछते हैं। ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन अलग अलग सॉल्यूशन के पूछते हैं। तो कितने सॉल्यूशन हमारे पास बन सकता है उसका एक बार लिस्टिंग डाउन कर लेते हैं, फिर हमारा रिवीजन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पानी में सिर्फ एसिड मिलाने वाले हैं, पानी में सिर्फ एसिड मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके केसेस कितने बन सकते हैं। सबसे पहला वाला जो केस बन सकता है कि भैया सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया पानी में, केस नंबर 1। केस नंबर 2 जो बन सकता है, हम लोगों ने 2 स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मैं बोल देता हूं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तुम खुद से बताया करो। क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 3, हम लोग पानी में वीक एसिड मिक्स कर दिए। पॉइंट नंबर 4, हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ वीक एसिड मिक्स कर दिया। पॉइंट नंबर 5, मतलब एज्यूम कर पा रहे होंगे कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड कर दिया। और पॉइंट नंबर 6 में एक चीज होता है पॉलीप्रोटिक एसिड, मतलब बेसिकली मोर देन 1 हाइड्रोजन वाले, जिसमें वीक एसिड वाला केस ही पढ़ने लायक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस तो इधर पे ही सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पानी में सिर्फ एसिड मिक्स करेंगे तो ये 6 केसेस मिल सकते हैं। पानी में बेस में नेक्स्ट वाला केस, ये मतलब ये मेन पॉइंट है। ए बी वाले में हम लोग पानी में सिर्फ बेस मिक्स करेंगे तो बेस के भी ये 5 केसेस मिलेंगे, सब लोग नोट कर लेना। ठीक है, बेस में भी 5 केसेस मिलेंगे। तो पहले एसिड मिक्स किया उसके 6 केसेस मिले, बेस मिक्स किया उसके 5 केसेस के ही क्वेश्चंस आता है। ये वाला बेस के लिए रेलिवेंट नहीं है इतना। ठीक है, नेक्स्ट और क्या सोल्यूशन बनाया जा सकता है
कि सर एसिड और बेस दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बना सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट केस सी नंबर केस में हम लोग एसिड भी मिक्स करेंगे पानी में प्लस बेस भी मिक्स करेंगे। सबसे पहले एसिड और बेस जब भी मिक्स करोगे रिएक्शंस होगी, ठीक है, और सॉल्ट बनाएगा। अब इसमें दो केसेस अराइज होता है कि एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट पे हम लोग ले ले, एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट पे ले ले, और केस टू अनइक्वल अमाउंट में ले ले, अनइक्वल अमाउंट में ले ले, ठीक है। इक्वल अमाउंट जब मैं बोलता हूं हमेशा इक्विवेलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मतलब इक्वल इक्विवेलेंट ले रहा है और इसमें अनइक्वल इक्विवेलेंट ले रहा है। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा योर टॉपिक रिवाइज कर लेना इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। अब इक्वल इक्विवेलेंट लोगे एसिड और बेस का, ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, तो पैदा होगा सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट, तो ये केस हो गया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस। मैं पहले सब केसेस बता देता हूं, उसके बाद फटाक से रिवीजन मार देंगे। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला केस, तो कितने सॉल्ट बन सकते हैं उसके अंदर भी दिमाग लगाओ। 4 तरीके के सॉल्ट बन सकते हैं। पहला जो सॉल्ट बन सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करने के बाद। दूसरा जो सॉल्ट बन सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिक्स करने के बाद। तीसरा जो सॉल्ट बन सकता है वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करने के बाद। चौथा जो सॉल्ट बन सकता है वो वीक एसिड प्लस वीक बेस मिक्स करने के बाद। तो इसके 4 केसेस मिल गए, ठीक है, जब एसिड और बेस मिक्स करोगे और इक्वल अमाउंट में मिक्स करोगे, ठीक है। अब अनइक्वल अमाउंट में मिक्स करोगे तो कैसे कैसे चीजें आएंगी। अनइक्वल अमाउंट में मिक्स करोगे बहुत सारी चीजें आ सकता है, लेकिन हमारे लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज मतलब बेसिकली बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा अनइक्वल अमाउंट में मिक्स करने के बाद। तो कभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस मिक्स कर रहे हैं। मान लो एसिड हम लोग ले रहे हैं वीक, ठीक है, वीक एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं और वो ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं बेस से, ठीक है, बेस से ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। तो क्या होगा, बेस खत्म हो जाएगा, वीक एसिड बच जाएगा और एक सॉल्ट भी पैदा हो जाएगा। तो लास्ट में मिक्सचर में बचेगा वीक एसिड प्लस सॉल्ट, जिसको हम बोलेंगे यार एसिडिक बफर। वैसे ही अगर बेस ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, वो भी वीक बेस, तब भी लास्ट में बचेगा वीक बेस और सॉल्ट, जिसको हम बोलेंगे बेसिक बफर। ये दोनों बफर वाले केसेस है, ठीक है। और भी केसेस बन सकता है लेकिन वो इतना रेलिवेंट नहीं है, वो मोल कॉन्सेप्ट में पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाएगा, पहले वाले केसेस में कहीं पे गिर जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है दैट इज भैया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सब लोगों ने पढ़ा ही होगा यार, केएसपी वाली चीज है, ठीक है। कोई कोई सॉल्ट ऐसा होता है कि पानी में इतना जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, कम डिसॉल्व होता है, तो वो सॉल्ट के केसेस भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, जो कि इस बार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखने जाऊं, ठीक है, सिर्फ एसिड के केसेस मिले हमें 6, सिर्फ बेस के केसेस मिले हमें 5, एसिड और बेस मिक्स करके इक्वल अमाउंट वाले केसेस मिले हमें 4, एसिड और बेस मिक्स करने के बाद अनइक्वल अमाउंट के केसेस जो कि क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है केसेस मिले 2, ठीक है। लास्ट में होगा केएसपी वाले कॉन्सेप्ट, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। ये एक टॉपिक है, मान लो इसको एक टॉपिक मान लेते हैं। तो टोटल हमें बेसिकली कितने केसेस पढ़ने पड़ेंगे, इसके 6, ये 6 और ये 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इसके 4, इसके 2 और ये एक टॉपिक, ठीक है। तो मोटा मोटी हमें पढ़ना है 6 + 4 4, एक इसका भी एक काम का नहीं है, 3 ही काम का है। तो 6 + 3 9, 9 + 2 11 और एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, 12 टॉपिक सही से पढ़ ले तो आयनिक इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस 2 आएंगे नीट में वो दोनों ही सॉल्व हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मान लेते हैं, चलो हम उसको लीव करने के मोटिव में ही रहते, चलो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं बन रहा, ना बने, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, इन सारे केसेस के ना फॉर्मूला दिमाग में रख लो। अच्छी बात क्या है, नीट में फॉर्मूला के बाहर आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। सिंपल फॉर्मूला पूछेगा, बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है मैं जो ये केस लिख रहा हूं उसमें से कौन सा केस में गिर रहा है और उस केस का फॉर्मूला क्या है। अब घुस के एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पहले वाले केस में एसिड वाले केस का रिवीजन कर लेते हैं फटाक से एक बार, ठीक है। तो सिर्फ एसिड डाला, तो पहला वाला केस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में याद रखना मैक्सिमम टाइम में स्ट्रॉन्ग एसिड ही कंट्रीब्यूटर, देखो पानी में डाल रहे हो, पानी भी H+ देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी H+ देगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ H+ का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा कि फाइनल जो H+ कंसंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर दोनों कंट्रीब्यूट करने वाला है,
कि स्ट्रॉन्ग एसिड से नहीं आके वाटर से सिर्फ आने वाला है, ठीक है। तो वो सब लोगों ने पहले पढ़ ही लिया होगा, मैं क्विक रिवीजन मार लेता हूं। अगर एसिड से आया हुआ H+, याद रखना एसिड का कंसंट्रेशन नहीं बता रहा हो, एसिड से आया हुआ H+ का कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, अगर 10⁻⁻6 और हायर होता है, 10⁻⁻6 और हायर होता है, तो एसिड डिसाइड करता है उस सॉल्यूशन का पीएच। जैसे 10⁻⁻6 है तो उस सॉल्यूशन का पीएच सीधा लिख दिया 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब एसिड से आया हुआ H+ 10⁻⁻7 होगा, तो वाटर और एसिड दोनों ही डिसाइड करेगा इसका पीएच। रट लेना, इसकी जो पीएच होती है वो होता है 6.79। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कॉमन है नीट का। नेक्स्ट इज, अगर 10⁻⁸ हो, अब भी वाटर और एसिड दोनों ही डिसाइड करेगा, और इस सॉल्यूशन का पीएच याद रखना भी बहुत आसान है, इसको उल्टा कर दो 6.97। अगर एसिड से आया हुआ H+ 10⁻⁹ और बिलो हो, इससे भी कम हो, तो सिर्फ वाटर डिसाइड करता है पीएच, और नॉर्मल वाटर का पीएच 25 डिग्री सेल्सियस में होता है 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन उसमें भी फंसाया जा सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मतलब बेसिकली ऑप्शन में रहे 7, स्लाइटली ग्रेटर देन 7, स्लाइटली लेस देन 7, देखो हम तो उसमें क्या कर रहे हैं, एसिड के कंट्रीब्यूशन को ना के बराबर मान रहा है, सिर्फ वाटर के कंट्रीब्यूशन से pH 7 कर रहे हैं, लेकिन एसिड कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा देगा, तो अगर एसिड से भी थोड़ा सा H+ आएगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो आंसर आएगा स्लाइटली लेस देन 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस तो इधर पे ही खत्म हो गया यार, इतना इजी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 10⁻12 मोलर HCl का पीएच बताओ, 10⁻12 9 से भी कम है, सीधा सीधी पीएच मारने का 7, या अगर ऑप्शन है स्लाइटली लेस देन 7 तो उसको मार देना है, खत्म कहानी, पहला केस, ठीक है। नेक्स्ट केस एग्जैक्टली सेम, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये तुम्हें एक एसिड ना देके 5 एसिड देगा, तो मोल कॉन्सेप्ट से वो वाला फॉर्मूला याद रखना। तो हम लोग एक एसिड देने से उस एसिड से आता हुआ H+ को दिमाग लगा रहे थे, ठीक है। अब 3-4 एसिड देगा, तीनों चारों एसिड को मिला के जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उससे कितना H+ डेवलप हो रहा है, तो उस H+ को हम लोग निकाल लेंगे। सबको फॉर्मूला आता ही है, M1V1 प्लस M2 V2 डॉट 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 कितने भी सॉल्यूशन रहे डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। ये M1 है पहले एसिड से आया हुआ H+, ये M2 है दूसरे एसिड से आया हुआ H+, और ये सारे वॉल्यूम है। तो ये एक बार फॉर्मूला लगा लेना है, उसके बाद जो H+ मिले, फिर केस 1 का ही केस आ गया कि वो H+ अगर 10⁻⁵ है तो pH होगा 5, 10⁻⁴ है तो pH होगा 4, 10⁻7 है तो pH होगा 6.97 6.79, 10⁻8 है तो pH होगा 6.97, 10⁻12 है तो pH होगा 7 या स्लाइटली लेस देन 7, ठीक है। हो गया दो केस, स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, काम खत्म। नेक्स्ट केस आएगा वीक एसिड। वीक एसिड के केस में यार रट लो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ √Ka into C, K is the equilibrium constant of the dissociation of the weak acid। इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, सबको समझ में आता है ये, ठीक। और अल्फा, अल्फा एक फॉर्मूला √K/C, ये भी रट लो, ये दोनों का ही क्वेश्चंस आता है और कुछ नहीं आता। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, H+ का कंसंट्रेशन मिल गया तो पीएच भी मिल जाएगा, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला मत रटो, बिकॉज एक बार H+ निकल जाए फिर माइनस ऑफ लॉग ले लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेस फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला में ज्यादा ध्यान दे रहा हूं बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। ये होगा वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट रट लेना, √Ka1 into C1 प्लस √Ka2 into C2, जितने भी वीक एसिड है जोड़ते जाओ और कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड 4 केसेस होंगे। नेक्स्ट वाला केस जो है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकता है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आंख मूंद के मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्वेश्चन आए तो H+ जो डिसाइड करेगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करेगा, ठीक है। मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, ठीक है, जो कि दे रहा है H+ प्लस A-, मान लो एक वीक एसिड है HA1 जो कि दे रहा है H+ प्लस A1-। सबको यार साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के चीजें लिखने आनी चाहिए। मान लो इसका कंसंट्रेशन C दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन C1 दिया हुआ है, तो हम कैसे लिखते हैं, इसका C है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका C मिलेगा, इसका C मिलेगा, ये दोनों मिरर इमेज है तो इसमें C लिख देंगे। इसका कितना जाएगा 1 - अल्फा, तो इसमें बनेगा प्लस C1 अल्फा, इसका भी बनेगा C1 अल्फा, ये दोनों मिरर इमेज है तो इसमें भी लिखेंगे C1 अल्फा। लेकिन डिसाइड करेगा तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड ही, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू C, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू C, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस है अगर सिर्फ H+ का कंसंट्रेशन पूछे तो ये सब दिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन कब लिखना पड़ता है, जब ये A1- का कंसंट्रेशन पूछता है,
ये वीक एसिड है तो इसका Ka भी गिवन रहेगा, तो Ka जो गिवन रहेगा तो वो क्या होगा H+, जो कि सीधा कहां से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, C इंटू A1-, ठीक है, A1- डिवाइडेड बाय ये हमें पता ही है डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है, तो ये ऑलमोस्ट C1 जो कि गिवन रहेगा डिवाइडेड बाय C1, Ka गिवन रहेगा, C गिवन रहेगा, C1 गिवन रहेगा, A1- का पूछेगा। समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के केस में, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, वीक एसिड कौन, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल के रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का लिस्ट बना के रखो, ठीक है। और वीक एसिड कभी समझ में ना भी आए कि अगर गलती से Ka वैल्यू गिवन है मतलब वीक एसिड है, दिमाग लगाना है इस बात। हो गया 5 केसेस फटाक फटाक से। लास्ट वाला 6 वाला केसेस पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड H2S टाइप का एसिड के क्वेश्चंस आता है जो कि 2 स्टेप में टूटता है, HS- प्लस H+, ठीक है। फिर HS- फिर से टूटता है और देता है S2- प्लस H+। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में इसका Ka काफी ज्यादा होता है, Ka इज अराउंड 10⁻⁷, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा होता है Ka1, इसका Ka2 होता है 10⁻14। तो जो H+ डिसाइड होता है वो हमेशा फर्स्ट स्टेप से ही डिसाइड होता है पॉलीप्रोटिक एसिड का, तो सीधा मार देने का इसका कंसंट्रेशन C है, तो H+ जो होगा अंदर फिर से वीक एसिड वाला फॉर्मूला √Ka1 यूज करना और ये C यूज कर देना, ये H+ मिल जाएगा। ये अगर H+ मिल जाएगा, इन दोनों का अमाउंट एक्जैक्टली सेम होता है, मान लो इसका भी X मिला, इसका भी X मिला, तो इसमें X लिख देंगे, इसमें भी X लिख देंगे, S2- का पूछ सकता है, फिर से सेकंड वाला फॉर्मूला मार के S2- निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी है। तो ये एसिड के 6 केसेस फटाक फटाक से रिवीजन हो गए। नेक्स्ट इज बेस के 5 केसेस बोलूंगा ही नहीं, जहां जहां पे H+ बोल रहा था वहां पे OH- मारना, ठीक है, और जहां जहां पे pH मार रहा था वहां पे POH मारना है। जैसे मान लेते हैं किसी ने क्वेश्चन कर दिया 10⁻⁷ मोलर NaOH का pH बताओ, तो हमें समझ में आता है सबसे पहले pH ना निकले POH निकलेगा। ये बेस है ना, बेस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, तो याद है इसके सबसे पहले हम लोग POH लिखेंगे 6.79, फिर जाके pH निकलेगा 14 - 6.79। कैसे करते समझ में आया? क्वेश्चन ये ना करके 10⁻13 मोलर NaOH का पूछ ले तो हम लोग सबसे पहले POH निकालेंगे जो कि 7 आएगा 10⁻9 और बिलो, फिर pH भी इसकी आ जाएगी 7 आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं आए कैसे करते बेसिस के क्वेश्चंस? जैसे वीक बेस कोई बोल दिया, हम लोगों ने पहले H+ = √Ka into C डाले थे, इस बार OH- विल बी √Kb into C डालेंगे, कोई अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारे बेसिस के केसेस खत्म, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो होता है हाइड्रोलाइसिस का, एकदम इजी है। सबसे पहले सुन लो अच्छे से, हाइड्रोलाइसिस के केस, हाइड्रोलाइसिस के केस मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। हाइड्रोलाइसिस में 4 केसेस होता है। सबसे पहला वाला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा उसका पीएच निकालो भाई लोग। नेक्स्ट इज नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। नंबर 3 वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। नंबर 4 वीक एसिड प्लस वीक बेस। मैं तुम्हें बताऊंगा शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, रीजन अलग हो सकता है, याद रखने का टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर इक्वल अमाउंट में लोगे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। उसमें से कोई भी आयन हाइड्रोलाइसिस के काबिल नहीं है बिकॉज दोनों ही वीक है, बिकॉज दोनों ही कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के काबिलियत नहीं रखते वो लोग, तो इसका सीधा सीधी pH 7 है, कुछ करने का नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन न्यूट्रल। इस केसेस को कैसे याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ऐसे याद रखो कि क्या स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सोल्यूशन होगा। रीजन वो नहीं है, एसिडिक क्यों हुआ, बिकॉज वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग था इसीलिए सॉल्यूशन एसिडिक हुआ। लेकिन याद रखने के लिए सीधा याद रखो ना, केस क्या है सर हाइड्रोलाइसिस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग कौन एसिड, सॉल्यूशन होगा एसिडिक, ठीक है। तो अपने पास 3 फॉर्मूला होते हैं इसके, pH = तीनों में होता है हाफ ऑफ pKw कॉमन, pH = हाफ ऑफ pKw कॉमन, pH = हाफ ऑफ pKw कॉमन। यहां पे क्या होता है, बाकी 2 चीजें और बैठ जाता है, इधर पे प्लस माइनस भी बैठ जाता है, अलग अलग है। तो इस फॉर्म ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है कि एक केस का भूल गया एक केस का याद रहा, तो मैं इसका शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं। कभी भी सोल्यूशन एसिडिक होगा तो मतलब pH क्या है, कम आना चाहिए, एसिडिक सोल्यूशन है, समझे।
कभी भी सॉल्यूशन बेसिक होगा, पीएच ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल होगा तो भैया 7 है। तो दिमाग लगाना, कैसे शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे। इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। दिमाग में क्या आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्यूशन एसिडिक, मतलब पीएच कम होना चाहिए, कम मतलब माइनस वाला फॉर्मूला। तो माइनस माइनस लगता है दोनों में, दो ही तीन चीजें बैठता है ना, दोनों में माइनस लग जाएगा। अब एक में के बैठता है, के भी बैठता है, और कभी कभार के भी दोनों बैठता है। क्या वीक है, वीक बेस है, तो भैया गिवन भी क्या होना चाहिए, के बी गिवन होना चाहिए। तो भैया पी के बी, और खाली जगह जो ये तो स्ट्रांग है तो पी के तो आएगा नहीं, खाली जगह लॉक्सी से भर दो। लॉक्सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द आयन टेकिंग पार्ट इन हाइड्रोलाइसिस, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट नहीं, ठीक है। मेरे कॉपी को फॉलो करना, उसपे मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस दिया है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन अलग होगा और जो हाइड्रोलाइसिस में पार्ट लेने वाला आयन है उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, ठीक है। बिकॉज सारे सॉल्ट तो ए बी टाइप नहीं होते, कभी कभार A2B टाइप भी होते हैं, ठीक है। तो ये हिंट समझ जाना सब लोग, अपने अपना कॉपी रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट केस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सब लोग खुद से बोलो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए कि एसिडिक होना चाहिए। यस, बेसिक होना चाहिए। बेसिक मतलब पीएच ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों में प्लस लगा दो। सब लोग बोलो पीके आना चाहिए कि पीके बी आना चाहिए। ऑब्वियसली वीक एसिड है तो पीके आना चाहिए, लास्ट वाला जगह लॉक्सी को दे दो। इस केस में दोनों ही वीक है भैया, दोनों ही वीक है, मतलब के भी आएगा के भी आएगा, ठीक है। लॉक्सी के लिए जगह ही नहीं, तो भैया के भी लिखो और के भी लिखो। जो आ गया है उसको पॉजिटिवली लो, जो बी बाद में आया उसको नेगेटिवली लो, यार खत्म कहानी। ऐसे रटते हैं ये तीनों फॉर्मूला हाइड्रोलाइसिस के। जैसे मैंने टेक्निक बताया, क्या टेक्निक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब पीएच कम, मतलब दोनों ही फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, ठीक है। वीक बेस है तो पीके आएगा, वीक एसिड है तो पीके आएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्यूशन बेसिक होगा, इसीलिए पीएच ज्यादा आना चाहिए, तो प्लस वाला फॉर्मूला। इसमें पता नहीं सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बिकॉज जब मैं वीक बोलता हूं, कौन कितना वीक है उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब मैं स्ट्रॉन्ग बोलता हूं 100% डिसोसिएशन होता है। लेकिन वीक बोलने के बाद 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो समझ लेना ये, इसीलिए प्लस भी आता है माइनस भी आता है। याद कैसे रखोगे, के भी दोनों आएगा, तो ये इधर से समझ में आ रहा है। जो ए है पहले आता है ना पॉजिटिवली लो, बी ए के बाद में आता है उसको नेगेटिवली लो। समझ में आया कैसे रटते हैं। नेक्स्ट इज बफर सॉल्यूशन में सीधा आ जाते हैं। बफर सॉल्यूशन के दो ही केसेस है यार, एक है एसिडिक बफर, पीएच जो होता है वो पीके प्लस लॉग ऑफ ऊपर कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड। बेसिक बफर पीएच के जगह पीओएच, पीके जगह पीकेबी, लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस के जगह कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय वीक बेस। इसके क्वेश्चंस काफी इजी आता है, फॉर्मूला बेस आता है, याद रखना। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम बोलेगा तो ये रेशियो 1 हो जाएगा, लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब पीके का वैल्यू ही पीएच हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग अलग अलग से इन दोनों का इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। इसका ये है, याद रखना एक सोल्यूशन में अगर दोनों पड़े हुए हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम तो हमेशा कटने ही वाला है, बिकॉज ये कंसंट्रेशन है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन का रेशियो होगा वही मोल्स के भी रेशियो होंगे, याद रखना हमेशा। तो कभी कभार कंसंट्रेशन तक नहीं जाने से भी चलेगा, मोल्स निकल जाए ना तो मोल्स के रेशियो मार देना, बिकॉज दोनों का वॉल्यूम अल्टीमेटली क्या होने, मिक्सिंग के बाद दोनों का वॉल्यूम तो सेम आने वाला है। तो ऐसे शॉर्टकट्स अप्लाई कर लेना बफर सॉल्यूशन में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला रट लेना, बस खत्म कहानी। तो ऑलमोस्ट अपना केसेस खत्म होने वाला है। लास्ट वाला जो केस है वो है भैया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सबसे आसान क्वेश्चन तो इसका ही बनता है यार, ठीक है, एकदम सिंपल। पहला है सबसे A2B टाइप का या A3B टाइप का या A2B3 का S वर्सेस KSP का रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं जनरलाइज कर देता हूं AX/BY का जो S वर्सेस KSP होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ क्या है, KSP। रट लेना ये फॉर्मूला, सारे चीजें सॉल्व हो जाएंगी इससे आराम से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आराम से रट लेना, KSP और S का। इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जो कि बिना पढ़े जाना ही मत, कि भैया कौन से सॉल्यूशन में, मान लो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्व है AB, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्व है, ठीक है। तो ये कम कम डिसोसिएट हो रहा है, एक्वस बन रहा है, B- एक्वस बन रहा है, ठीक है।
तो कब ज्यादा कौन से सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा पढ़ लेना कि भैया उस जिस सॉल्यूशन में ये दोनों में से कोई भी पड़ा रहेगा तो ये रिएक्शन आगे उतना जाएगा ही नहीं, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। पहली बात ये, जिस सॉल्यूशन में ये दोनों कोई भी नहीं है तो उस सॉल्यूशन में ज्यादा डिसॉल्व होगा सॉल्ट। और लास्ट वाला केस, अगर ऐसा सॉल्यूशन में ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे एलिमेंट्स है जो कि इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट करके उसको हटा के लेके जा रहा है, तब तो ये रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी। आया समझ में? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट के लिए कि वाटर में ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा कि इसमें ज्यादा। फॉर एग्जांपल AgCl एक बेसिकली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, तो मान लेते हैं NaCl सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें कॉमन आयन आ गया, तो भैया सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, वाटर में ज्यादा हो जाएगा। वैसे क्वेश्चंस काफी कॉमन है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो सॉल्युबिलिटी से कॉमन है, ठीक है, वो है भैया किसी भी, अभी जो बोला था, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालने देगा। तो इसकी कंसंट्रेशन C है, तो पहले जैसा केस Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसके नीचे लिखो C, इसके नीचे लिखो C, डबल एरो Ag प्लस प्लस Cl माइनस, बिकॉज स्ट्रॉन्ग से जो आया चीज है वो डोमिनेटिंग होगा, इसमें C, इससे कुछ S और S आएगा, S तो नेग्लिजिबल है, तो इस बार क्या हो जाएगा, S इंटू C जो हो जाएगा वो हो जाएगा KSP। C तो हमें ऑलरेडी पता है, KSP दिया हुआ होगा, S निकालने बोल देगा। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो इतना बस रिवीजन करके जाओ यार, इतना रिवीजन करके जाओ, ठीक है। कितना मिनट का वीडियो है, कितना मिनट का वीडियो है, 26 मिनट का वीडियो, मोस्ट आधे घंटे का वीडियो मान लो, आधे घंटे में तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा ब्रश अप हो जाएगा इस बार। उसके बाद अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉपी खोल लेना, जो मेरे स्टूडेंट्स है सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेना, उससे जो मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया है वो बस क्वेश्चन देख के नीट में चले जाना यार। तुम लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम को जो 2 क्वेश्चंस आएंगे, भगवान करे दोनों ही सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही करना है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो और भी अगर तुम लोगों का कोई ऐसे शॉर्ट रिवीजन की जरूरत है, कोई टफ चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बताना, तो मैं उस चैप्टर का रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन तुम्हारे सामने ला दूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू फॉर टुडे।